अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी कीट की रोकथाम। नेट हाउस में खेती करें, कमाएं खूब फायदा। कद्दू वर्गीय फसलों की खेती बहुत से किसान करते हैं। अभी ज्यादातर किसानों के यहाँ इन फसलों में फल बन रहे होंगे और यही वो अवस्था है जिस पर फल मक्खी कीट फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। इसलिए समय रहते इस कीट की रोकथाम करें, जिसके बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार राउत। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले एक प्रमुख कीट जो कि फल मक्खी बोला जाता है उसको, ये कद्दू, खीरा, लौकी, ककड़ी और करेला, इस तरह का जो पौधा होता है उसको कद्दू वर्गीय फसल कहा जाता है। जो एक फल मक्खी होता है, फल मक्खी का जो पूर्णांग कीट होता है उसका जो पंख है वो पारदर्शी एवं चमकीले होते हैं और घरों में पाए जाने वाले मक्खियों से इसका आकार छोटा होता है। ये मक्खी का जो पूर्णांग कीट है ये फलों के और सब्जियों के सतह पर बैठ के ये सतह का एकदम नीचे जाकर के अंडा देता है, सतह के नीचे। और एक प्रमुख बात है कि ये जहाँ पर भी अपना अंडा देते हैं वहाँ पर सब्जी टेढ़े हो जाते हैं, जिसका बाजार का मूल्य उसका घट जाता है। फल मक्खी कीट। मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। अंडों से जो निकलते हैं उनको मैगट बोला जाता है। ये मैगट जो है वो फलों के गुदा को वो खा जाते हैं और वो अंदर बैक्टीरिया और फंगस के अटक के वजह से ये फल और सब्जियां सब सड़ जाते हैं और बिक्री के लायक नहीं रहते हैं। अभी जानते हैं कि ये इससे कैसे हम छुटकारा पाएं। पहला चीज़ है कि हमारा बागान में साफ़ सफाई रखना और स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी फल या सब्जी ये इससे ग्रसित होते हैं वो और गिर जाते हैं, वो उन फलों को हम इकट्ठा करके उनको कहीं दूसरे जगह पे लेकर के दफना दें। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए।
मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशक की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें या फिर कार्बेरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। तो इन सब चीज करने के बावजूद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप डेकामेथ्रिन 10 लीटर पानी में 5 ml दवाई और आजाडिरेक्टिन जो कि एक नीम का दवाई है 10 लीटर पानी में 20 ml, ये दोनों दवाई को इकट्ठा मिलाइए, उन दोनों को आप स्प्रे कीजिए फल आने से जस्ट पहले, क्योंकि ये जो मक्खी है वो फल आने से पहले ही ग्रसित करती है फसलों को। तो एक बार जब फूल से जब फल आता है तब पहला छिड़काव, 10 दिन के बाद और एक छिड़काव और 1 हफ्ता बाद और एक छिड़काव आप ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि इसका कंट्रोल के लिए हमको पॉइजन बेट यानी विष चुग्गा का इस्तेमाल करना होता है। विष चुग्गा यानी आपको 20 ग्राम मोलासेस यानी गुड़, उसके साथ 10 ml मेलाथियन, ये दोनों को मिला करके 1 लीटर पानी में आप मिलाइए और उसका जो घोल तैयार होगा वो घोल को डिस्पोजेबल कप में इधर उधर रख दे, झुला दे कहीं पे, ऐसा जगह रखिए जिसको कहीं पशु उसको चाट के खा ना जाए, उस जगह आप रखिए। इससे मादा कीट आकर्षित होकर आएगी और ये विष को खा करके वो मर जाएगी। इससे आपका उसका पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। फेरोमोन ट्रैप एक सुगंधित चीज़ होता है, ये अपने आप उसका जो फल मक्खी का जो कीट है वो आकर्षित होके इस फेरोमोन ट्रैप के पास आता है और उस पे गिरकर मर जाता है। अगर ये सब आप कर पाएंगे और सारा तरीका से समन्वित उपाय से अगर आप ये सब वैज्ञानिक विधि से आप नियंत्रण करने का ये करेंगे तो यकीन है कि आपका जो बागान का पैदावार बढ़ेगा और उससे आप 2 पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ती आबादी के कारण खेती पर लगातार बढ़ते दबाव से खेती का एरिया कम हो रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी को भोजन के लिए उत्पादन भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब कम एरिया में अधिक उत्पादन कैसे मिलेगा, इसके लिए कृषि में नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिसमें संरक्षित खेती में बढ़ चढ़कर किसान आ रहे हैं और अधिक उपज और मुनाफा कमा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज नेट हाउस में खेती की तकनीक पर पूरी जानकारी लेंगे संरक्षित खेती के एक्सपर्ट रविंद्र कुमार से। संरक्षित खेती में पॉली ग्रीन हाउस, नेट हाउस और लो टनल हाउस तकनीकें आती हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं। इसमें आप मौसम के विपरीत फसलें उगा सकते हैं। इसमें कीट बीमारियों की समस्या कम आती है और उपज खुले खेत की तुलना में 6 से 7 गुना अधिक होती है। नेट हाउस की अगर बात करें तो इसमें वायरस रोग की मार से फसलों को बचाने और तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसमें नर्सरी के अलावा सब्जियों, फूलों और कुछ फल वाली फसलों को उगा सकते हैं। इस नेट हाउस के अंदर जैसे शिमला मिर्च होगी, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली होगी और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर होती है। अगर आप नेट हाउस लगवाना चाहते हैं तो कई जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके निर्माण पर अधिक खर्च आता है। ऐसे किसी तरह की कमी या तकनीकी जानकारी का अभाव काफी रिस्की साबित हो सकता है। सबसे पहले कि जैसा है हम खेत की जुताई करते हैं, उसको खेत की हम लेवलिंग करते हैं। खेत की लेवलिंग करने के बाद में हमें क्या करना होता है, उसकी खेत की लेवलिंग कर दी, उसका स्लोप बोलते हैं हम। एक साइड से हमें 3 इंच मिट्टी उठा के दूसरी साइड करनी होती है। दूसरी साइड का स्लोप हमारा 6 इंच का हो जाता है, जिससे कि पानी का ढलाव हो जाता है एक साइड में। उससे क्या होता है कि फसल के जो पानी है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, बरसात हो जाती है वो, उससे फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद में जो
जो हमारी मार्किंग होती है कि भाई कॉलम से कॉलम की दूरी 6 से 4 मीटर की होती है, उसके बाद में हमें उसमें होल मारने होते हैं। उस होल की गहराई 90 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई ऊपर की जो गोलाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। होल मारने के बाद में हमने फाउंडेशन तैयार कर दी जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद में हम उसके पास में अपना ढांचा बिछा के, ढांचे बिछाने के बाद में उसको ढांचे को हम खड़ा कर देते हैं। ढांचा खड़ा करने के बाद में हम उसमें जो अपना इंसर्ट नेट होता है, टॉप लेवल पे हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, साइडों में हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, और जो उसके कर्टन के लिए है, छांव के लिए हम उसमें शेड नेट लगाते हैं जो 50% होता है और 110 GSM के आसपास का होता है। मैं किसान भाई से सदा कहूँगा कि आप हमेशा इंसर्ट नेट का यूज करें। जो अल्ट्रावाइज किरणें हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद बेड तैयारी की जाती है। बेड का निर्माण फसल सिलेक्शन के आधार पर करते हैं। यहाँ आपको कुछ फसलें जैसे खीरा, शिमला मिर्च इत्यादि फसलों के लिए बेड निर्माण के बारे में बता रहे हैं। बेड में हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, जिससे कि हमें रासायनिक खादों का यूज नहीं करना पड़ता। उसके बाद में बेड बनाने की जो दूरी है वो हमारी 90 सेंटीमीटर, जो उसका पात है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि बेड छोटा बना लेते हैं, कि सोचते हैं कि हमने क्या करा, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, उससे बल्कि हमारी पैदावार घट जाती है। और जो हमारे बेड की डायरेक्शन है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ, हम जैसे हमारे 6 मीटर के कॉलम में हमारे बेड बनने होते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस पे के ऊपर हम ड्रिप बिछाते देते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर मल्चिंग डाल देते हैं। मल्चिंग डालने के बाद में हम उसमें सीड लगा देते हैं और सीड के बाद में हम अपना जो भी है उसकी देखरेख चालू कर देते हैं। नेट हाउस या पॉली हाउस में सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। कुछ एरिया में गर्मी के मौसम में बोर से पानी आने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे एरिया में पानी स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जा सकता है। जब पानी की समस्या हो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा कि आप पीछे देखेंगे उसमें वो टैंक तैयार होया। टैंक पे हमारी क्या होता है कि हेड यूनिट लगा दी जाती है, जिससे कि पानी को हम क्या होता है खेत में हमें अपने जितना पानी भेजना होता है, अगर पीछे से हमारा 100 लीटर पानी आ रहा है और हमें आगे कितना भेजना है, 50 लीटर पानी भेजना है, तो हम उस पानी को बाईपास कर देते हैं, आगे उतना ही जाता है। हम इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, एक पौधे को मिनिमम से मिनिमम एक दिन की रिक्वायरमेंट 1 लीटर पानी की होती है। ये अगर हम सुबह शाम इसको पानी को से इरिगेशन करेगा, वही हमारे लिए अच्छे बेनिफिट की बात होगी। जो हमारा आगे फिल्टर लगता है वो सबसे पहले हमारा गलेवर फिल्टर लगता है, उसके बाद में डिश फिल्टर लगता है। वो पानी को छान के आगे भेज देता है। और क्या होता है कि जो कई तरह की ड्रिप आती है, पीसी आ गई, नॉन पीसी आ गई, मैं किसान भाई से कहूँगा कि हमेशा पीसी ड्रिप लगाए। पीसी ड्रिप का मतलब होता है एक पौधे से लेके लास्ट पौधे तक का भी उतना ही पानी मिलता है, उतना ही खाद मिलता है। अब आ जाओ इसका कि जो शेड नेट है, हमारा जो ये शेड नेट है हम इसको छांव के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा धूप आपको दिख रही है पौधे के ऊपर तो इसको कर दो। इसको क्या करना है, हमें सवेरे के टाइम हमें इसको क्या है कि इसके ऊपर छांव कर देनी है और शाम को इसको अपना खोल देना, इकट्ठा कर देना है। किसान भाइयों, आप अगर नेट हाउस में खेती का मन बना रहे हैं तो कम एरिया से इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि इस पर अनुदान तो है ही, इसके बावजूद भी किसान पर अधिक खर्च आता है। इसलिए इसमें खेती करने से पहले तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव जरूरी है। मैं कहूँगा जो सबसे अपना स्मॉल किसान है, जिसके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो थोड़े से पैसे के लालच में ना जाए। सबसे पहले आप किसी से लगवाते हैं उससे पहले बूझे कि पाइप की थिकनेस कितनी है, आप मेरे पास में कौन सा वो लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको सभी किसान भाइयों कि आप हमेशा इंसर्ट नेट यूज करो। जो ऊपर है आपका साइड में इंसर्ट नेट होना चाहिए, टॉप में इंसर्ट नेट होना चाहिए। वो आपके लिए बेनिफिट है। आपकी यील्ड में भी अल्ट्रावाइज किरणें प्रॉपर उससे होती है। जो एक नेट हाउस के अंदर मैं काफ़ी बार देखा है कि कुछ किसान भाई उसमें हमेशा आ रहे हैं। अगर आपके पास में कोई लेडीज आई है, जेंट्स आई है, सबसे पहले आप उसके जो कपड़े वगैरह में झाड़ लेने चाहिए कि उसके ऊपर पता नहीं किस तरह का इंसर्ट नेट बैठा है, वो दूर से चल के आया। अगर किसी किसान भाई के पास में 1 से अधिक 2 नेट हाउस है तो एक नेट हाउस में जाने से पहले 2 मिनट बाहर रुकिए, उसके बाद में अंदर एंट्री करिए। आप जितनी स्वच्छता के साथ में, जितनी सफाई के साथ में आप अपनी पैदावार को नेट हाउस का
ध्यान रखेंगे आपको अधिक उतना ही उत्पादन अच्छा होएगा। और सबसे पहले बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खेत का पानी स्वयं जांच कराओ। अगर आपके खेत का पानी अच्छा है तो आप वहाँ पर उसी तरह की अपनी जो सब्जी है वो लगानी चाहिए। अब जैसा खीरा हो गया, खीरे के लिए हमने 0.5 से लेकर 0.9 तक का इसी चाहिए, उसके लिए शिमला मिर्च तक का भी यही चाहिए। और जो टमाटर है, टमाटर तक के लिए हमें इसी उसका ज़्यादा होता है, जिससे पानी के अंदर खारापन ज़्यादा होगा वहाँ पर वैसी सब्जी जैसे टमाटर हो गया, मिर्च होगी, उधर इन तरह की सब्जी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें विशेष ध्यान देने योग्य होती है। हम 1 एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम 7 एकड़ तक की पैदावार लेते हैं और हमारा जो टोटल पर ईयर का खर्चा काट के है 7 से 8 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट है। और इसके अंदर जो हमारे किसान भाई है उनको गांव के, अगर एक किसान ने एक नेट हाउस लगाया उसमें गांव के 4 व्यक्तियों को और रोजगार प्राप्त होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की संभावना नहीं है और हल्के बादल रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। सापेक्षिक आर्द्रता 41 से 47% के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की औसत गति 11 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग की फसल में दिन के तापमान में वृद्धि के कारण नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। प्रति खेतों में 3 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई आवश्यक है। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई करें और अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें एवं कूड़े कचरे को जला या दबाकर नष्ट कर दें। भंडार घर की छत, दीवारों और फर्श पर साड़ा से मिट्टी की जांच जरूर कराएं। रबी की फसल यदि कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई की जा सकती है, परंतु बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। गेहूं फसल की कटाई के पश्चात बचे हुए ठूंठों में आग न लगाएं। उसे स्ट्रा चॉपर, रोटावेटर, पल्टी प्लाऊ या कल्टीवेटर द्वारा खेत में मिला दें। मूंग की फसल में पीला मोज़ेक के लक्षण दिखाई देते ही शुरू में 1 से 2% पौधे उखाड़ भी सकते हैं एवं फसल पर इस रोग को फैलाने वाले रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 से 7 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्म हवा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय करें। साफ एवं ताजा पानी दिन में 3 बार दें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीका लगवाएं। मुर्गे एवं मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ पानी दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव महोली, जिला भोपाल के ऋतु रंजन ने। आपने इस समय अमरूद के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उद्यान के क्षेत्र में यदि कहें तो अमरूद के बागों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो कौन कौन सी हमें क्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे इसमें रोग और व्याधियों, कीट और व्याधियों की कम संभावना रहे, तो उन पर मुख्य जो क्रियाएं हैं या जो हम कह सकते हैं हमारे जो कर्षण क्रिया हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ किसानों ने निश्चित रूप से ट्रेनिंग कर ली होगी, उसका काट छाट कर ली होगी, लेकिन हमारा ये है कि जिन लोगों ने नहीं किए तो वो किसान भाई जो जिनके आपको यदि फल बाग में यदि आपको सूखी टहनियाँ दिखाई देती हैं तो उनको काट दें, और विशेष रूप से जो टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं जहाँ पर ज़्यादा घनी हैं उनको हटा दें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से प्रत्येक भाग में पहुंच सके। कुछ हमारे किसानों ने निश्चित रूप से नए उद्यान लगाए होंगे तो उस पर पानी की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, तो आप निश्चित रूप से सिंचाई करते रहें। और मेरा ये मानना है कि यदि आप टपक सिंचाई पद्धति यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 70% जल का बचाव होगा और बेहतर आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आपको समय समय पर जो नवीन पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उनमें आप गुड़ाई करते रहें और आवश्यकता अनुसार उसमें हम सड़ा हुआ गोबर का खाद भी डालते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो और आपके जो नीदा कम से कम हो गए, इसके लिए आपको मल्चिंग भी अपनाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जैविक मल्चिंग की अनुशंसा मैं करता हूँ। इसमें हम घास फूस से जो पौधे हैं उसके आसपास उसके जो जहाँ पर रूट जोन होता है या जड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर ढक दें, तो इससे दो फायदा होंगे। एक तो आपका नीदा या खरपतवार नहीं उगेंगे, दूसरा आपका जल का संरक्षण होगा। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बहार नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहार नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं, और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप इस समय और मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं, और आपका जो पौधा है वो आपकी सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और फिर आपका जब जैसी बरसात शुरू होगी तो उसमें अच्छी वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आपको जो ठंड में जो फसल मिलती है जिसको हम मृग बहार कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा और कीटे और व्याधियों से मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस समय बहार नियंत्रण भी करना है। आपके अमरूद के बाग रहते हैं, उसके तनों में कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर दो शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा। तो छिद्र में एक तो तरीका ये है कि आप एक रॉड उसमें हल्की जो बारीक रॉड है उसको डाल सकते हैं जिससे इसको कीटों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे जो प्रचलित तरीका है जो किसान भाई अपनाते हैं, जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।